हेलो, वेलकम टू एसओएल स्टडीज़। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये मैंने पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज़ देखे हैं एंड उससे कंपाइल किए हैं कुछ क्वेश्चंस। एंड मुझे आशा है कि सिर्फ अगर ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे ना, तो फिर आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एक 2 घंटे की वीडियो पहले ही अपलोडेड है हमारे चैनल पे। आप जाके उसे भी देख लीजिएगा। एंड मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे 2x पे देखिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा सीख पाएँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यस, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम इस क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं इन 2 phases। द फर्स्ट फेज विल बी 1700 to 1800 एंड सेकंड फेज विल बी 1800 to 1857। जो हमारा फर्स्ट फेज है उसमें हुई है मिशनरी एफर्ट्स। मिशनरी एफर्ट्स का मतलब होता है जब यूरोपियन पीपल यहाँ पर आए थे, तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स करे थे उनको बोलते हैं मिशनरी एफर्ट्स। सेकंड चीज़ जो इसमें है वो है ट्रेड एंड गवर्नेंस। वो लोग आए थे यूरोपियन, जो वहाँ की कंपनीज आई थी, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया एंड दे ऑल्सो गवर्न द पीपल ऑफ इंडिया। जो गवर्नेंस है, एक्चुअल में बात क्या है, जो यूरोपियन पीपल थे दे फोकस्ड ऑन द 3 Gs। इट्स कॉल्ड द 3 Gs। इसमें अपना आता है गॉड, गवर्नेंस एंड गोल्ड। जी हाँ, गॉड, गवर्नेंस एंड गोल्ड, इन 3 चीज़ों पे उन कंपनी वालों ने फोकस किया। दे वांटेड दिस ओनली, द 3 Gs। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि जो शुरू के 100 साल थे उनमें क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगले फेज में क्या हुआ 1800 टू 1857 के अंदर। इसमें जो एक चीज़ आ रखी है वो है मैकॉलेज मिनट। ये इंडिया में मकौले ने लेकर आए थे 1835 के अंदर। एंड इसका भी इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने में काफ़ी अच्छा योगदान रहा। सेकंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, this also helped in getting English education more prominence in India. Third thing is schools and colleges. Some prominent colleges and schools of India जो उस समय में शुरू हुए थे वो थे हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, एल्फिंस्टाइन कॉलेज इन बॉम्बे, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। एंड यू हैव टू वर्क अपॉन देम एंड एक्सपेंड देम इन योर एग्जाम। आप इस मिशनरी एफर्ट्स के ऊपर एक पेज लिख सकते हैं, ट्रेड एंड गवर्नेंस पे एक पेज लिख सकते हैं, फिर आप एक पेज या फिर हाफ पेज यू कैन राइट ऑन मकॉलेज मिनट एज वेल, चार्टर एक्ट एज वेल, एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे भी आप हाफ पेज तो लिख सकते हैं। कुछ भी बनाकर आपको बस पास होना है। या बेसिकली डीयू के एग्जाम्स में एक ही बात रहती है कि आपको पेज भरने हैं। उसके लिए आई थिंक दिस वीडियो विल बी ग्रेट फॉर यू। चलते हैं अगले स्लाइड पे। इम्पैक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट। तो ये तो जो हमने जो बातें करी हैं यहाँ पर, ये थी कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कैसे आई, कैसे उसका ग्रोथ हुआ। अब बात करते हैं उसका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हुआ इमरजेंस ऑफ अ न्यू इलाइट। जो हम देखते हैं इंडिया में जो न्यू मिडिल क्लास, एक ऐसी एक ऐसी जनता का इमरजेंस हुआ जो कि इंग्लिश बोलती थी, एक ऐसी जो इंग्लिश समझती थी और इंग्लिश, और लाइक द पीपल हु वर अवेक, द पीपल हु क्वेश्चन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड चीज, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। जैसा कि मैंने बोला, लोग इंटेलेक्चुअली जाग चुके थे, दे वर अवेकन्ड कल्चरली ऑल्सो। सोशल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, जैसे कि सती प्रथा को हटाया गया,
एंड देयर वर मैनी रिफॉर्मर्स एज़ वेल, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, जिनके हेल्प से इंडिया में काफ़ी जो दिक्कतें थी, जो काफ़ी मैल प्रैक्टिसेस थी, वो ठीक हुई। अगला है क्रिएशन ऑफ अ डिवाइड। हाँ, ये एक पॉइंट है जो कि थोड़ा क्वेश्चनेबल है, जैसे कि इंडिया में जो रिच क्लास है ऑफ इंडियंस, दे गॉट डिवाइडेड एंड they got divided from the poor people. It was like इंग्लिश स्पीकिंग डिफरेंट थे और हिंदी स्पीकिंग अलग थे। तो ये हो गया। फिफ्थ चीज़, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी। इससे इंग्लिश एजुकेशन के आने से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को जॉब पे रखते थे या फिर इंडियंस को वो गवर्नमेंट में काम देते थे। उससे उनके लिए भी ईज़ी रहा एंड प्लस इंडियंस आल्सो गॉट द जॉब आल्सो and it was ultimately beneficial for both of them, but ultimately leading to the decline of dignity of Indians, because Indians ही Indians को मार रहे थे, Indians ही Indians को तंग कर रहे थे ultimately। और इन सब का इम्पैक्ट पड़ा लास्ट में लेगेसी विच लीड टू दी 1857 रिवोल्ट। यस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़ है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है evaluate the salient features of the permanent settlement in Bengal. What social and political result did it produce? So इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, introduced in 1793 by the Lord Cornwallis, the then Governor General of Bengal। तो permanent settlement जो था, it was brought by Lord Cornwallis in 1793, who was the Governor General of Bengal। एंड इसका क्या काम था, ये था फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक्चुअल में परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि जो एक ज़मीन है, ज़मीन से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको फिक्स कर देते थे। फिक्स करने से होगा क्या, जो वहाँ का ज़मींदार है उसको उतना ही वहाँ से टैक्स देना पड़ेगा, उतना ही रेवेन्यू रहेगा उसको देना पड़ेगा, चाहे कैसा भी सीज़न हो, चाहे कैसा भी साल हो, बारिश आई हो नहीं आई हो, उसको उतना उसको उतना टैक्स देना ही होगा। अब जो ज़मींदार है, वो उस टैक्स को देने के लिए जो वहाँ पे किसान काम करता है, जो वहाँ पे गरीब किसान जो पीजेंट्स काम करते हैं, उनको वो तंग करता था। एक ये बेसिक सी बात है, ये समझ लोगे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ द ज़मींदारी सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू पेमेंट। जो ये थी, इट वाज़ कंप्लीटली ओवर द पीजेंट्स। अल्टीमेटली जो वहाँ पे किसान काम कर रहा है, उसको ही पूरा करना पड़ता था। जो पीजेंट्स थे, दे बिकेम टीनेंट्स विद नो ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड। मतलब कि जो हमारी ज़मीन है, उस पे सिर्फ पीजेंट्स ही काम कर रहे थे, जिस पे उनका कोई हक नहीं था। वो बस आते थे, काम करते थे, उनको अपनी एक दिन की दिहाड़ी मिलती थी एंड वो जाते थे, नथिंग एल्स। उनसे उनसे उनका हक छीना जाता था एंड प्लस दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेड एज वेल। फिर जमींदार्स वर गिवन पावर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑन देयर एस्टेट्स, बट वर प्राइमरली फोकस्ड ऑन रेवेन्यू कलेक्शन। जो जमींदार थे उनको पावर दी जाती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखें अपनी ज़मीन पे, अपने एस्टेट में, अपनी एरिया में, लेकिन उनका सारा फोकस था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे, कि जो टैक्स है ना सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अगला पॉइंट आता है, इसके अंदर इसने पूछा है हमसे कि इवैल्यूएट द फीचर्स। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट पूछा है सोशल एंड पॉलिटिकल रिजल्ट, इससे क्या निकला है। उसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो सोशल एंड पॉलिटिकल रिजल्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। पहला है क्रिएशन ऑफ अ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। मतलब एक ऐसी एरिस्टोक्रेसी का जन्म हुआ जिसके पास जमीन थी। जैसे मैंने आपको कहा, जमींदार, जो जमींदार थे उनका काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, उनका फोकस सिर्फ टैक्स पे ही था। तो इसलिए इट इज कॉल्ड द न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो कि पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करती थी। इनका काम था एक्सप्लोइटेशन ऑफ पीजेंट्स, हम पहले बात कर चुके हैं। अगला है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो जब अगर हम देखें तो सारा फोकस अगर पैसे पे ही होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। एग्रीकल्चर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, अगर आपका पूरा फोकस होगा कि पैसे कैसे कमाऊं, तो जो अल्टीमेटली
वहाँ की ज़मीन है वो उपजाऊ होना कम हो जाएगी। प्लस जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती हैं, जो इतनी सारी फसलें होती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। 4th पॉइंट है राइज़ ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज़्म। मतलब है कि जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था, जैसे कि जो ज़मींदार्स होते हैं, ज़मींदार जो थे वो दूर शहर में रहते थे और वो ज़मीन सँभालने के लिए किसी और को बेचते थे। तो इससे एक वहाँ पे उनका एब्सेंट होना, ये भी एक गलत चीज़ थी एंड उससे उनके स्टेट का उनके उनके जो एरिया था उसका डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाया। अगला है पॉलिटिकल रिज़ल्ट व्हिच इज़ स्टेबिलिटी फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें स्टेबिलिटी आई बिकॉज़ उनका पूरा फ़ोकस जो था टैक्स कलेक्शन वाला इट वाज़ शिफ्टेड टू ज़मींदार्स। तो उनका फ़ोकस था सिर्फ़ और काम करने में, जो मेन जो था टैक्स कलेक्शन उन्होंने वो आगे दे दिया था इंडियंस को ही। अगला है स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल। अगेन वही बात, ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ। एलियनेशन ऑफ द पीजेंट्री, जब पूरा फोकस ही टैक्स कलेक्शन पे था और पूरा जो वहाँ के पीजेंट्स थे, जो वहाँ के फार्मर्स थे, किसान थे, दे वर एलियनेटेड फ्रॉम द सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ड्रेन। इससे फिर क्या हुआ कि ये जब लंबे समय तक हुआ, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा तो अंग्रेज़ों का ही हो रहा था और सारा पैसा इंडिया से यूरोप जा रहा था। तो अल्टीमेटली इससे इकोनॉमिक ड्रेन हुआ इंडिया में वेल्थ की, ये हमें बोल सकते हैं कि सारा पैसा इंडिया का, सारा यहाँ की वेल्थ बाहर चली गई। अगला क्वेश्चन हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है वाज द अपराइजिंग ऑफ द 1857 जस्ट अ सिपोय म्यूटिनी, या फिर व्हाई वुड इट बी इनकरेक्ट टू रेफर टू द अपराइजिंग ऑफ द 1857 एज अ म्यूटिनी। सो आपको मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे ये पहले वाला आए या फिर चाहे ये दूसरे वाला आए, आपको एक ही आंसर लिखना है। या बेसिकली कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है 1857 के अंदर सिपोई म्यूटिनी से रिलेटेड, तो फिर कुछ ना कुछ करके उस आंसर में यही पॉइंट्स आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, मोर देन अ मिलिट्री रिवोल्ट बिकॉज इट वाज स्प्रेड टू सिविलियंस, पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड रूलर्स। इस रिवोल्ट के अंदर स्टार्टिंग भले ही मिलिट्री से हुई हो, लेकिन इसकी जो स्प्रेड थी, जो ये फैला था सिविलियंस के अंदर भी, फार्मर्स के अंदर भी, जो आर्टिसंस काम करते हैं, हैंडलूम्स के लिए काम करते हैं उनके अंदर भी, और जो थे रूलर्स, जो राजा और थे, उनमें भी इसका काफ़ी आया था प्रभाव। इट वॉज मेनली स्प्रेड इन दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, बरेली, ग्वालियर, बिहार। हम बोल सकते हैं बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में इसका काफ़ी रहा था। इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो थे रानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हैं झांसी की, नाना साहिब, टांटिया टोपे, बेगम हजरत महल। हैवी टैक्सेशन अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, हमने पहले बात करी, जो परमानेंट सेटलमेंट है उससे जो किसानों के लिए हुआ था एक्सप्लोटेशन, उस वो एक कारण बना इस अपराइजिंग का, जो कि अल्टीमेटली पीजेंट्स में, जो फार्मर्स में फैला। सिस्टम्स लाइक रैयतवारी, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये रैयतवारी के अंदर भी जो थे किसान, उनको बड़ी तकलीफ का सामना झेलना पड़ा, जिसके कारण फिर ये अपराइजिंग हुई। आर्टिसंस एंड वीवर्स जो थे, they faced the problem, which is they faced ruin due to the influx of British manufactured goods destroying Indian handicrafts। मतलब जो बाहर के देश का, जो ब्रिटिश का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो वहाँ की प्रोड्यूस्ड गुड्स थी, वो इंडिया में आ रही थी, जिससे कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे वो बिक नहीं रहे थे, बिकॉज वो महंगे थे, बिकॉज हाथ का काम महंगा होता है। एंड जो ब्रिटिश जो लेके आ रही थी वो दे वर चीप गुड्स मेड फ्रॉम मशीन,
सो दैट इज़ व्हाई वो चीज़ महँगी नहीं थी, वो सस्ती थी। एंड अल्टीमेटली इंडिया के जो आर्टिसंस थे उनको दिक्कत आ रही थी। या अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक चीज़ ऐसी थी व्हिच वाज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौज़ी एंड इसके अंदर जो ब्रिटिश थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स करती थी जिनके पास कोई अपना उत्तराधिकारी होता नहीं था, जैसे कि झांसी या अवध। मतलब जिसके अंदर जो राजा है उसके पास अगर कोई बेटा नहीं है तो वो वाला स्टेट ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेगी। अगला पॉइंट हमारा एक ये है कि जो एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस थी, ये भी एक इसका भी एक रूमर था कि जो इंडियन आर्मी के पास राइफल्स हैं उसके जो कार्ट्रिजेस हैं, इट इज़ ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ, जिससे कि जो हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स थे वो भी हर्ट हुए। तो इससे भी एक इंडियन आर्मी के अंदर एक म्यूटिनी स्टार्ट हुई जो इसको बोलते हैं सिपोय म्यूटिनी। तो चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। अगला पॉइंट है हमारा मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड द परसीव्ड थ्रेट ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन्स फर्दर इंक्रीज्ड रिजेंटमेंट। जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी यूरोपियंस की, जो वहाँ के चर्चेस से जो आते थे यूरोपियंस, दे वांटेड टू स्प्रेड देयर क्रिश्चियनिटी एक्टिविटीज़। उसके लिए उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो इंडियंस थे उन्हें एक डर था कि उनका धर्म खतरे में आ जाएगा एंड उसके कारण भी ये हुआ। अगला पॉइंट है इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल कस्टम सच एज एवोल्यूशन ऑफ सती एंड लॉज ऑन विडो मैरिज। वैसे तो सती गलत है एंड लॉज ऑन विडो मैरिज आर अच्छे हैं ये, लेकिन उस समय की जो सोसाइटी थी दैट वाज ऑर्थोडॉक्स और साथ में उस समय के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको ये बात अच्छी लगी नहीं, इसलिए ये रिवोल्ट हुआ। अगला पॉइंट है ट्राइब्स लाइक संथाल्स। जैसे संथाल एक ट्राइब है वैसे और भी ट्राइब्स हैं, उन्हें ब्रिटिश पे गुस्सा था। दे वर एंग्री बिकॉज उन्हें लगा कि जो ब्रिटिश है वो उनके जंगलों को ख़त्म कर देगी। एक जो जंगली ट्राइब होती है उनके लिए जंगल एक बेसिक नीड होती है अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन उन्हें लगा कि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। और ये एक नीचे टेबल है, इस टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आप सेम एज इट इज़ एग्ज़ाम में इस टेबल को यूज़ बिल्कुल कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है क्वेश्चन ये वाला आएगा बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन। पार्टिसिपेंट्स म्यूटिनी में जो होते हैं वो लिखे हुए हैं और जो अपराइजिंग हुई थी 57 में उसमें जो हुआ था वो लिखे हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स लीडरशिप स्कोप एंड कॉजेज, दीज आर दी पॉइंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब हम अगला क्वेश्चन नहीं है ये, अगला एक नोट है विच इज़ महलबारी सिस्टम, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पक्का आएगा। इसके 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए एंड इसको समझ लीजिए एंड इसको ही एक्सपेंड करके आपको लिखना है। पहला पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1822 एंड इम्प्लीमेंटेड प्राइमरली इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस सिस्टम के अंदर जो विलेज है जिसको महल भी बोलते हैं वो एक रेवेन्यू असेसमेंट का पार्ट होता है, लेकिन उसकी यूनिट होती है। जो लैंड रेवेन्यू होता है वो कलेक्ट किया जाता है एक विलेज के हिसाब से, राइट। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ले विद द विलेज कम्युनिटी। जो विलेज की कम्युनिटी होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कि वहाँ से उस विलेज से रेवेन्यू आ रहा है। जो ये रेवेन्यू है इट वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमने पहले देखा था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें ये चीज़ नहीं थी बिकॉज उसके अंदर एक बार जो टैक्स डिफाइन हो चुका है वो वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है बार बार। इस केस के अंदर भी ये है कि इसमें टैक्स तो है डिसाइडेड, लेकिन वो बार बार उसको चेंज भी करते रहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इट लेड टू हैवी बर्डन ऑन द पीजेंट्स एंड कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। इससे क्या हुआ कि जो हमारी कम्युनिटीज़ है विलेज की,
उसमें जो पीजेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उन पे हेवी बर्डन आ गया टैक्स का। एंड जो उससे जो विलेज कम्युनिटी में एक इंटीग्रेशन होती है वो ब्रेक हो गई। एंड उससे काफ़ी उनका फिर एक्सप्लोइटेशन हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम, इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी सिस्टम। इट वाज ब्रॉट बाय थॉमस मुनरो एंड इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड पार्ट्स ऑफ असम। इसको आप याद कर लीजिएगा। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, इन दी अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800s की स्टार्टिंग में, राइट। अंडर दिस सिस्टम द पीजेंट्स, जिसको रैयत भी बोलते हैं, वह रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। मतलब जो किसान हैं उनको ज़मीन का मालिक मानते हैं। एंड दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इस केस में जो किसान हैं उनको ज़मीन का मालिक माना जाता है और वो ही ज़मीन का रेवेन्यू देते हैं सरकार को। अगला पॉइंट है द रेवेन्यू रेट्स वर हाई एंड पीरियोडिकली रिवाइज्ड। इस केस के अंदर हम जानते हैं कि जैसे कोई मिडलमैन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे किसान ही मालिक है, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू रेट्स भी हाई हैं। एंड वो टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करते रहते हैं। इट इज़ पीरियोडिकली रिवाइज्ड। फेलियर टू पे लेड टू लॉस ऑफ लैंड। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपसे आपकी ज़मीन भी ली जा सकती है। अगला पॉइंट, वाइल पीजेंट्स हैड ओनरशिप राइट्स दे वर बर्डन्ड बाय हैवी टैक्सेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। जो किसान जो किसान टैक्स देते थे उन्हें दिक्कत ये थी कि वो टैक्स बहुत ज़्यादा था और उनसे और जो सरकार थी उनको एक्सप्लॉइट करती थी। बेसिकली क्या है, आपको कुछ बातें याद रखनी है और बार-बार उन चीज़ों को लिखना है और आपका क्वेश्चन को बस लंबा लिखना है और कुछ नहीं है। बेसिकली आपको एक डिफरेंस समझना है हर सिस्टम के अंदर, चाहे महलवारी हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, हर किसी में एक कॉमन डिफरेंस आएगा, आपको उसको बस चेक करना है। और जो बेसिक से जो फैक्ट्स हैं जैसे थॉमस मुनरो लेकर आए थे, कहाँ लेकर आए थे, उसको आपको बस याद करना है, दैट्स इट। अगले पे आते हैं। सब्सिडरी अलायंस ये क्या होता है? इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 एज ए पॉलिसी टू एक्सपेंड ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। इंडियन रूलर्स एंटरिंग द अलायंस हैड टू, हाँ, इसमें क्या था कि जो भी इंडियन रूलर इस अलायंस में आता है, जो भी इस ट्रीटी को साइन करता है, उसे एक्सेप्ट करना था कि जो ब्रिटिश आर्मी का जो एक कंटिजेंट है वो उनकी टेरिटरी में हमेशा रहेगा। उसके बाद उन्हें उस ही कंटिजेंट के लिए, उस आर्मी की मेंटेनेंस के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर वो ये करने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर उन्हें अपनी जो ज़मीन है, जो उनकी टेरिटरी है, उन्हें सरकार को देनी पड़ेगी। और अगर वो इस अलायंस में आते ही नहीं है, लाइक नॉट एंटरिंग इनटू अलायंस, और या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उस टेरिटरी पे हमला भी कर सकती है। इसमें ये वाली बात भी है कि जो not enter into alliances or conflicts with other powers without ब्रिटिश कंसेंट। आप ब्रिटिश सरकार की इजाज़त के बिना आप किसी भी पावर पे अटैक नहीं कर सकते, और ये वाली बात भी है। एंड एक चीज़ और, इट लेड टू लॉस ऑफ सोवेरेनिटी फॉर इंडियन रूलर्स। जो भारत के जो राजा थे उनकी सोवेरेनिटी खत्म हो गई थी। स्टेट्स लाइक हैदराबाद, अवध, मैसूर, ये ऐसे स्टेट्स थे जो कि इस अलायंस के अंदर आए थे सरकार के पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कैश क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि जो पहले की जो खेती थी, गेहूं अनाज जो उगता था, उसको चेंज करके कैश क्रॉप में ले आए थे ताकि सरकार का मुनाफा सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि इंडिगो जिसको नील बोलते हैं, रुई कॉटन, टी चाय एंड जूट सूती, जिसको उगाने से अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके लिए किसानों को बोला कि तुम इसको उगाओ।
अगेन वही बात लिखी हुई है, इट वाज़ ड्रिवन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब सरकार के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ थी। एंड द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसके लिए इन्होंने कहा था कि हमें रॉ मटेरियल इंडिया से लेना है, इसलिए आप ये वाला काम कीजिए। अगले में आते हैं, पीजेंट्स वर फोर्स्ड इनटू डेट एज दे बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स एंड फेस्ड फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस। जो किसान थे उन्हें फसल उगाने के लिए कहते थे कि तुम लोन लो, और उससे फिर क्या हुआ कि जो मनी लेंडर्स थे, जो उनको पैसा देते थे, किसान उन पर निर्भर हो गए। एंड अल्टीमेटली जो मार्केट में होते हैं रेट्स, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उससे फिर उसका सामना करना पड़ा उन किसानों को, और अल्टीमेटली वो चले गए डेट ट्रैप में, वो उस लोन की भरपाई कर ही नहीं पाए। While it integrated Indian agriculture into global trade, it also led to rural poverty, food insecurity and frequent famines. इससे क्या हुआ कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, हालांकि उसको अच्छी पहुंचाई, वो एक्चुअल में अच्छी लेवल पे पहुंचा था ग्लोबल ट्रेड में, लेकिन उससे जो गांव की रूरल पॉवर्टी थी वो इंक्रीज हुई, जो फूड की इनसिक्योरिटी थी वो इंक्रीज हुई, एंड इससे काफ़ी फेमाइंस भी आई। इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये अगला हमारा टॉपिक है। इसमें हमने देखा कि जो ब्रिटिश रूल था, अ, उससे पहले इंडिया के अंदर बहुत सी पाठशाला थी, मदरसा थे, गुरुकुल थे, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गए। एजुकेशन वाज इनफॉर्मल, कम्युनिटी सपोर्टेड, मतलब जो पहले की एजुकेशन थी वो अच्छी थी और पूरा जो समाज था वो उसका हिस्सा था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो लैंग्वेजेस थी दे वर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, उसमें एथिक्स थे, अरिथमेटिक थी, लैंग्वेज वहाँ की अच्छी थी, बट बाद में इंग्लिश एजुकेशन आई और काफ़ी दिक्कतें भी आई। टीचर्स जो थे, गुरु या फिर मौलवी जो थे, नॉलेज देते थे बच्चों को ओरली, एंड स्टूडेंट्स लर्नड थ्रू मेमोराइजेशन, बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे उस समय में वो चीज़ों को याद रखते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, इट catered मेनली टू लोकल नीड्स, मतलब जो लोकल लोग थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो डिसरप्ट हो गया अंडर कॉलोनियल रूल, पर्टिकुलरली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बाय द ब्रिटिश। अगले पे आते हैं राजा राम मोहन रॉय, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो नई इंडिया की सोच है उसके फादर इनको कहा जाता है। 1772 टू 1833 ये थे, एंड ही वाज द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड इंटेलेक्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने सती के लिए हटाने के लिए काम किया, एंड फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एंड विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1828। ही प्रमोटेड मोनोथिज्म, rationalism and social reform, right? And he supported the introduction of western education. इनका दिमाग ये कहता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो आप में एक अच्छी थिंकिंग डेवलप कर सकती है, उसके लिए आप उसको यूज़ करिए। ये नहीं कि आप इंग्लिश सीखिए, आप वहाँ से उनके आइडियाज़ को सीखिए, और आप जो वहाँ की मॉडर्न साइंसेज है उसको इंडिया में लेकर आइए, इनकी सोच थी। अगला पॉइंट है, रॉय ऑल्सो फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड वॉज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्हें था कि जो मीडिया है वो रहे फ्रीडम, उसके बाद फ्रीडम हो, वो फ्री हो। एंड ही वाज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब जो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए ही वाज आल्सो एन अर्ली एडवोकेट। अगले पे आते हैं, critically examine the process of deindustrialization in the colonial period. Deindustrialization in India involved the systematic decline of traditional industries such as handicrafts, textiles and metalwork. जो इंडिया की पहले की जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट की, टेक्सटाइल की और मेटल वर्क की, वो ख़त्म हो गई। जो प्रोसेस था वो दो हिस्सों में हुआ। पहला जो इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो कॉलोनियल पॉलिसीज के अंडर ख़त्म हो गई, एंड शिफ्ट ऑफ लेबर, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग थी
इंडिया की इंडस्ट्रीज में वो शिफ्ट हुई फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एग्रीकल्चर, लीडिंग टू द ओवरबर्डनिंग ऑफ रूरल इकोनॉमीज। मतलब कि जो इंडिया में गांवों के अंदर जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर एक ओवरबर्डन आ गया। फिर अगर सब लोग एग्रीकल्चर में आ जाएंगे तो फैक्ट्री में कौन काम करेगा, इसलिए फिर फैक्ट्रियां बंद हो गई। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स। इसके अंदर ये हुआ कि जब ब्रिटिश के मतलब जब ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहाँ से मशीन मेड गुड्स इंडिया में आए, लाइक कॉटन क्लॉथ जो कि चीप थे और इंडिया की मार्केट में सस्ते थे, तो लोगों ने उसको लिया काफ़ी ज़्यादा। पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो सरकार की एक्टिविटीज़ थी ऑफ टैक्सेस वो अच्छी नहीं थी, जिससे अगेन फार्मर्स के खिलाफ थी वो। एंड काफ़ी हद तक इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उन पे काफ़ी दिक्कतें आई। डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, पहले के समय में जो राजा थे, राजा लोग पीजेंट्स और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स आर्टिजन्स के लिए काम करते थे, उनको दे गिव देम पैट्रोनेज, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अगली स्लाइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन आर्टिजन्स बाय फोर्सिंग देम टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो प्राइसेस। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, दे फोर्स्ड द इंडियन आर्टिजन्स, मतलब कि जो जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे वो उन्हें बोलते थे कि तुम कम रेट्स के सामान बनाओ और हल्की क्वालिटी के सामान बनाओ। उससे भी फिर जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी उस पर काफ़ी डिक्लाइन आया। अगला पॉइंट है रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू रूरल इंडिया, डिसरप्टिंग लोकल इकोनॉमीज। मतलब जो रेलवे सिस्टम था सरकार का और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उससे शहर शहर में ब्रिटिश के जो गुड्स थे, कॉटन क्लॉथ्स या फिर कुछ भी और सामान था जो वो इंडिया के हर पार्ट में पहुंचा, जिससे जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी थी वो ख़त्म हो गई। अगला पॉइंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था, क्या हुआ, जो कुछ भी ये हो रहा था उससे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया का पैसा बाहर गया। अगला, ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया से सामान बाहर जा रहा था लेकिन वहाँ से कम आ रहा था। बेसिक सी बात यह है, इंडिया से पैसा, गोल्ड काफ़ी मात्रा में वहाँ जा रहा था ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ से बहुत कम आ रहा था। कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई। सोशल इम्पैक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, जब यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और पॉवर्टी बढ़ेगी। लॉस ऑफ स्किल, मतलब जो स्किल है लोगों की, जब लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे तो फिर जो उनकी स्किल है वो कम होती रहेगी और जो बाद में उनकी नॉलेज है वो भी कम होएगी, बिकॉज आप वो काम कर ही नहीं रहे हो अब। अगला पॉइंट, अग्रेरियन प्रेशर एंड फेमाइन, इससे क्या हुआ कि जब सब लोग खेतों में काम करने लग गए रॉ मटेरियल के लिए, तो उससे खेती पे काफ़ी ज़्यादा आया प्रेशर। इंडिया में किसान वैसे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, हो गए थे और भी। और जब आप सब खेती कर रहे हो कैश क्रॉप्स की, तो फिर फेमाइन आना भी निश्चित है, इसलिए फिर फेमाइन्स भी आई काफ़ी ज़्यादा। फेमाइन मतलब जब एक रीजन में खाना नहीं होता है, जब खाना मिलना मुश्किल हो जाता है उस रीजन में, उसको बोलते हैं फेमाइन। अगला पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ इंडियन सिटीज़, जो इंडिया के शहर जो पहले की बहुत ज़्यादा ही रिच होते थे, जो पहले बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में महान मानते थे उनको, जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, उन सब में एक डिक्लाइन आ गया। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। एंड या दिस वाज माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें जिससे कि आपको ढंग से चीज़ें याद हो जाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe.